अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी हमारी यूथ की आवाज़ है। आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारी यूथ जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन आज माशाल्लाह से एक ब्राइट फ्यूचर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट भी हैं क्योंकि अभी एमफिल भी कर रही है। माशाल्लाह से ग्लोबली इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में। अभी रिसेंटली मिलान में भी कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से वहां पर भी बात की है। ना सिर्फ ये बल्कि एक कॉन्फ्रेंस यूएनओ में भी थी, वहां पे भी अपनी यूथ के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने बात की। यही वो फ्यूचर है जो हम पाकिस्तान के लिए हमेशा देखते हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी आशा सैयद हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी आशा सैयद हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशा, कैसी हैं आप? तो ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बेहद अच्छा लगा जब हम मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे। माशाल्लाह आप इंटरनेशनली ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करती हैं। तो अभी तो माशाल्लाह यू आर क्वाइट यंग, अभी तो आपने बहुत रिसर्च करनी है। तो आप ये बताएं कि आपकी ये जो सोच है, ये जो थॉट है, ये किस तरह से आई? क्योंकि हम आम तौर पे अपनी यंगस्टर से, यूथ से शिकायतें ही करते रहते हैं कि इनका ध्यान जरा कहीं और। पहले तो मैं ये बोलूँगी, ये ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, स्पेशली माय फादर, बिकॉज उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। इसलिए मुझे एक्सपोजर बहुत ही छोटी उम्र से मिला था अपनी फैमिली की वजह से। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और यूनिवर्सिटी के लिए मैं सिलेक्शन कर रही थी फील्ड, तो भी मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था और मैंने फिर आईआर सेलेक्ट किया था। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में मैं आई हूँ, तो यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे मेंटोर्स मिले थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मुझे ये स्पेशली उन्होंने बताया कि बेहतर ये है कि तुम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलो आगे। वेरी नाइस। और मैंने फिर बहुत सारे उसी वक्त सोसाइटल इश्यूज पे तो पढ़ ही रही थी। मैं पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि क्लाइमेट इशू जो है ना, क्लाइमेट चेंज का, ये तो इस वक्त बहुत जो है प्रॉब्लमैटिक है। उस वक्त जो है फ्लड्स आ गए 2020 के, फिर 2022 के फ्लड्स से मैंने ये अपने खुद ही विटनेस किया, सबने विटनेस किया कि ये किस तरह का डिजास्टर क्रिएट किया है उसने हमारी सोसाइटी में। कराची के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कराची का। और फिर मैंने उस वक्त ये विजन मेरा बना कि इट्स बेटर टू गो फॉर दिस, ताकि इसमें ज़रूरी है कि हमें जो है, वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था और इसमें जो है पॉलिसी भी लाना ज़रूरी है, इसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने क्लाइमेट चेंज को एज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाया। फिर मेरी उसके बाद सारी रिसर्च, सारी चीज़ें मेरी उसी के ऊपर स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है, मुझे सबसे पहले मेरा फोकस था स्किल बिल्डिंग के ऊपर। मैं थियोरेटिकली एकेडमिक्स के साथ तो जुड़ी हुई थी, मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इट्स बेटर कि आप जो है प्रैक्टिकली भी स्टार्ट कर दो। उसी वक्त जिस वक्त आप पढ़ रहे थे, बैचलर्स लेवल पे ही मैंने फिर कुछ इंटर्नशिप्स, वॉलंटरी काम भी बहुत सारा अच्छा, किया। मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपकी लगी, जैसे आपके मुझे फादर भी बता रहे थे कि आप स्पेशली ऑल द वे ट्रैवल करके जर्मनी अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गई। एग्जैक्टली ये फिर बहुत बाद में, पहले तो बहुत छोटे उम्र में तो बहुत ज्यादा ये अभी किया बहुत था। छोटी है। मतलब 2017 में जब मैंने बैचलर स्टार्ट किया था, मतलब उस वक्त तो मैं कर रही थी। अब जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया था, तो डेफिनेटली फिर मैंने इंटरनेशनल ट्रेवल किया। वहां पे भी मैंने फिर वॉलंटरी काम किया। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से इन्विटेशन आई। जर्मनी में एक विलेज है, इसका नाम है माइकल शॉ, इको कम्युनिटी है। और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत ही सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि मुझे लगा कि वहाँ जाके कुछ सीखना चाहिए। और अगर मैं उसको कुछ अपनी रिसर्च का पार्ट बना सकूं, फिर हम यहाँ पर, क्योंकि खुद पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। तो मैं इसी वजह से सिर्फ उसके लिए गई थी, उस रिसर्च पर्पस के लिए गई थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने डेफिनेटली उनके साथ काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा जब रिसर्च की? क्योंकि आप जब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, ग्लोबली इंटरनेशनली काम करते हैं, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वो जब आप ऑल द वे ट्रैवल करके, यूर पाकिस्तानी लेडी, जब आप इस पर कर रही थी, तो उनका क्या फीडबैक रहा था? वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड थे, क्योंकि उनके लिए एक डेवलपिंग कंट्री से कोई आ जाए और फिर वो भी फीमेल, तो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। अगर आपकी बात करूं, माशाल्लाह यू आर सो मच ब्लेस्ड, क्योंकि जिस तरह से आपने शेयर किया है कि आपके जो पीछे है आपके फादर हैं,
और मैं यहाँ पे जिक्र भी करना चाहूंगी, एक बहन आपकी इटली गई हुई है फॉर हायर एजुकेशन के लिए और एक एनईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती, बाकी आप तीसरी आप खुद बता दीजिए, चौथी बता दीजिए क्या करती है, वो क्योंकि अभी तो ऐसी इंटरमीडिएट सोच, ऐसे फादर, ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि हमारी बच्चियों को स्पेशली इनकरेज करें और उनको देखें। एक होता है ना, हम तो ये कहते हैं बच्चियां चलो ग्रेजुएशन कर लें काफी है, लेकिन उनका विजन तो देखें ना आप। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची जहां पे जिधर भी जाए, अब डेफिनेटली मदर को भी क्रेडिट देना चाहूंगी, उनकी भी तरबियत है, तो उनकी सोच कितनी आला है, क्योंकि ये सोच, क्योंकि हम कहते हैं एक बच्ची को नहीं पढ़ाते, पूरे फैमिली को एजुकेट करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरे पेरेंट्स दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया हर लिहाज से, फाइनेंशियल भी और फिर इमोशनल भी। और उसके बाद कभी जब मैं गिव अप करना चाहती थी तो वो गिव अप नहीं कर रहे थे। सोशल साइंसेस को हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते, इनको हम फील्ड एज अ फील्ड ही हम सीरियस नहीं लेते। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर इसको बहुत सीरियस लिया जाता है, बाकायदा पढ़ा जाता है हर लिहाज से, क्योंकि बेसिकली उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इसी फील्ड के ऊपर चल रहा है। हम इसको नहीं लेते सीरियस। अब यहाँ पर चूंकि जो एक हमारा नॉर्म है, सेट है ऑलरेडी, कि आप सोशल साइंसेस नहीं जो है पढ़ाओ, बच्चे को नहीं पढ़ाओ, या फिर उसके अंदर कोई इतना स्कोप नहीं है, या फिर इतना आप आगे नहीं जा सकते और बहुत ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं है, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नॉर्म डेवलप है। तो उस नॉर्म को जो है एक तरह से समझ लें कि ब्रेक किया है मैंने उस स्टीरियोटाइप को, और फादर ने फिर मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये पढ़ो, इसमें है। उन्होंने कहा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं भी फिर जो कि उन्होंने कहा सपोर्ट था, मैंने कहा ठीक है करूंगी। अब मैं पढ़ती गई और वाकई में जो मैंने पढ़ना शुरू किया इस सोच के साथ, तो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज आई आगे, तो मैं खुद में हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या देखना चाहते हो। आप अगर वाकई में पॉजिटिविटी के साथ और वाकई आपकी नीयत अच्छी है, आप वाकई सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हो, करोगे आगे, तो अब डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक और चीज आपने, मैं चाहूंगी कि अपनी मदर का भी जिक्र कर ले, वो तो फिर आपको घर में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल मेरी मदर का बहुत, आपने जिक्र नहीं किया भाई, क्यों? बिल्कुल नहीं, मदर को बिल्कुल, मदर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि बहुत दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, मैंने आपको ये भी शेयर किया अपने कि मैं स्टडीज़ के साथ बहुत वॉलंटरी काम कर रही थी। तो उसमें ये होता था कि जब स्टडीज़ के साथ आप एक और काम लेके चल रहे हो, तो आप सोचो कि आपके पास कितना आप ऑक्यूपाइड हो। तो आप मोस्टली हमारे यहाँ तो चूंकि घर के काम बहुत होते हैं लड़कियों के पास, तो लड़कियों को बहुत दफ़ा घर के काम और ये काम मैनेज करने पे मेरी मदर ने मुझ पर बहुत लोड नहीं डाला। मैं जितना मैं कर सकती थी मैं अपना वेरी नाइस। अच्छा, वैसे और उन्होंने मुझे कभी ये करो ये करो ये करो। जब व्हेन शी सॉ के यार ये अच्छा ठीक है ऑक्यूपाइड है, तो शी वाज लाइक ठीक है मैं कर लूंगी, या किसी से करवा लिया, मेड या जो भी उन्होंने मैनेज कर लिया, ऑल्टरनेट्स उन्होंने निकाल लिए। अच्छा, उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तुम नहीं कर रही हो ये। और मुझे बुरा जब लगता था मैं भाग के करती थी कि नहीं यार मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने वाकई में जहाँ पर मैं कर सकती थी मैंने वहां पे बहुत अपनी मदर के लिए किया। घर के काम हर चीज मैंने जहां मैं कर सकती थी अपना बेस्ट देती थी, मैं वहां देती आई। वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप यूथ की आवाज भी हैं, तो अब आप क्या समझती हैं कि हमारी यूथ में कितनी पोटेंशियल है, किस तरह से काम कर सकती हैं? जिस तरह से एक बात तो आपने कह दी कि उनको सपोर्ट करें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें, लेकिन यूथ जैसे आप तो माशाल्लाह डिलीवर कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि यूथ खुद अगर बढ़ना चाहे, करना चाहे, किस तरह से वो आगे जा सकती है? क्योंकि आप जो है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन लोगों में इतना पोटेंशियल है, वो वाकई में सोल्यूशन ओरिएंटेड है इस वक्त हमारी यूथ। तो अब इस वक्त यूथ आगे कैसे बढ़ सकती है? अपॉर्चुनिटीज तो अब यूथ इतनी माशाल्लाह एक्टिव है कि वो खुद ही निकाल लेती है, मतलब बना रही है। और लेकर स्टार्टअप्स, यहाँ पे यूथ लेड स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है कि अब इस वक्त हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। तो वो चीजें मैं समझती हूँ कि अब जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है। वजीर आजम साहब की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं यूथ के हवाले से कि सेल्फ फाइनेंसिंग का कोई है, कोई अगर लोन्स लेना चाहें या कोई भी बिजनेस, तो उसमें बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब लेट्स सी, क्योंकि आई एम नॉट इनटू दिस थिंग, लेकिन आप लोग बेहतर जान सकते हैं कि इससे भी बड़ा फायदा हो सकता है कि आप छोटा कर्जा लेके अपना बिजनेस का बिल्कुल ये लोन्स का जो कंसेप्ट है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मिलता है तो, क्योंकि फिर इस वक्त बहुत कंपटीशन भी है मार्केट में, तो लोग भी करने वाले बहुत हैं और अभी भी रिसोर्सेज कम है।
तो ये है कि अच्छा रहेगा कि अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, आसानी कर दी जाए। आसानी। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह से आयशा माशाल्लाह खुद भी बड़ी सेंसिबल हैं, पेरेंट्स भी, फिर ऐसे टीचर्स भी आपको मिले जिन्होंने आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी, काउंसलिंग भी की, इसी वजह से आप माशाल्लाह यूएन के ग्लोबल स्टेज तक आप पहुंची और पाकिस्तान की आवाज़, हमारी यूथ की आवाज़ बनी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और इसमें मैं एक और सवाल भी ऐड करना चाहूंगी कि आपके अपने गोल्स अब आगे क्या हैं और इंशाल्लाह आप आगे क्या करने जा रही हैं? अपनी तो जो जर्नी रही है इंडिविजुअली वो तो रही है साथ, लेकिन जो है अभी रिसेंटली मेरा जो है एक अफिलिएशन हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है कैप, सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो मेरी खुद यूनिवर्सिटी में टीचर थी, ठीक है, मेरी प्रोफेसर थी, और शी इज़ डॉक्टर सिद्रा अहमद, वो इसकी प्रेसिडेंट है। जब उन्होंने मेरा इतना मोटिवेशन, डेडिकेशन देखा तो शी इनवाइटेड मी टू बिकम मेंबर, टू बी द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं जो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनी हूँ, और उसके बाद उनकी भी विजन को साथ लेकर और अपनी रिसर्च को साथ लेकर मैं जब चली, मैंने आगे जो है जब इस यूथ प्लेटफॉर्म इकोसॉक यूथ फोरम यूएन से जब मुझे इनविटेशन आया था, तो मुझे उन लोगों का विजन, दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, इनका विजन बहुत अच्छा लगा, और मैंने बेसिकली यूएन में इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया था, और साथ साथ अपनी रिसर्च को भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो बेसिकली ये हुआ था कि इसमें भी मेरी मैम जो मेरी टीचर थी, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, उनका बहुत सपोर्ट था, और बहुत डेफिनेटली ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स रियली अ हम्बलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मैं समझती हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी ये, क्योंकि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसको अवेल करना है, लेकिन आपको इट्स जस्ट नॉट कि आपको वहाँ जाके प्रेजेंस शो करनी है, आपको वाकई में अपने जो चैलेंजेस जो आपका मुल्क फेस कर रहा है उसको आपने वॉइस करना है, आपने उसको एक आवाज़ देनी है, और आपने उसको उस बारे में वाकई बताना है, ताकि फिर जो ग्लोबली जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें भी आपकी कंट्री को एज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखा जाए। मतलब चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है, सबको पता है, लेकिन अब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे, उसके लिए जरूरी है कि यूथ बार बार अपीयर हो इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के साथ प्रेजेंट करे ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अच्छा ये तो बताएं अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अभी एमफिल तो आप कर रही हैं, आगे करना क्या आपने? आगे देखें, लेकिन अभी तो मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरा फोकस यही है कि मैं इसको आगे ही लेके चलूँगी। इसके बाद ये है कि मैं पॉलिसी में जाना चाहती हूँ, पॉलिसी मेकिंग सीखना चाहती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आगे किस तरह से होता है और आगे की जर्नी क्या होती है। बेसिकली मेरा तो ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो हूँ इसको लेके आगे चलूँ, कि क्लाइमेट इशू को मैंने, चूंकि अब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं इसको आगे लेके चलूँ कि किस तरह से क्लाइमेट को हम क्लाइमेट इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च का जो इस वक्त टाइटल है, बेसिकली इट इज अबाउट ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। मतलब कि ऑलरेडी सबको पता है कि क्लाइमेट इशू बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉट टॉपिक है, और इस वक्त इसको रिजॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, और सब लोग काम भी कर रहे हैं कलेक्टिवली, लेकिन उसके बाद भी वी हैव द रिजल्ट्स, कुछ नहीं बदल रहा। तो मेरा बेसिकली रिसर्च इस बात पे चल रहा है कि बैरियर्स कहाँ आ रहे हैं, इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत रिसर्च भी होनी है, बहुत कुछ होना है, लेकिन एक आम जिंदगी में जिससे हम सब जिंदगी गुजारते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, चीजें पहनते हैं, फेंक देते हैं, एक दफा कोई चीज इस्तेमाल कर लें फिर दोबारा नहीं करनी, लोगों को यही लगता है कि डेफिनेटली दोबारा मार्केट में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने यकीनन ये पार्ट आपकी रिसर्च का कहीं ना कहीं रहा होगा, क्योंकि एक तरह से मैं ये अवेयरनेस के तौर पे भी बात करना चाह रही हूँ कि भाई एक चीज को दोबारा इस्तेमाल करने में कोई हार्म नहीं। हाँ, अगर हम उसको फेंक देते हैं या कर देते हैं तो पूरी दुनिया पे इसका कितना असर पड़ रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिसाइकलिंग का आता है, और शायद इसी वजह से लोग फेंक भी देते हैं, बट मेरा ख्याल है कि जो चीज़ों का आप फेंकना नहीं चाहिए, पहले तो आप उसको यूज़ करें, उस एक्सटेंट तक आप यूज़ कर सकते हैं, जिस एक्सटेंट तक, और उसके बाद वाकई वो फेंकने की लायक है तो उसको फेंकने से पहले कोशिश करें कि बहुत सारे अब यहाँ पर स्टार्टअप्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है वो
लेते हैं और उसके बाद उसको जो है किसी भी यूजफुल चीज के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो उसको कचरे में जलाने के बजाय, डंप करने के बजाय बेहतर ये है कि आप इन स्टार्टअप्स को अप्रोच करें, उनको दे दें और उसके बाद वो किसी भी जो है यूजफुल चीज में चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो ये चीजों का कचरा जमा करना या फेंकना, आपको एक बात बताऊं, बाहर जो है ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन का। हम लोग वेस्ट को जो है सेग्रीगेशन, वहां पे वेस्ट को सेग्रीगेट करना सिखाया जाता है। हम लोगों की वेस्ट एक ही चीज के अंदर सारी चीज एक साथ होगी। वो लोग सेग्रीगेट क्यों करते हैं? वो सेग्रीगेट इसलिए करते हैं कि ग्लास को फिर वो ग्लास की जहाँ पे ग्लास की चीजें यूज होंगी वो उसमें लेके जाएंगे, प्लास्टिक को प्लास्टिक में और पेपर को पेपर में। यहाँ पर सेग्रीगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई रियली थिंक सो कि यहाँ पर अब सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और हर वेस्ट मटेरियल को जो है सेग्रीगेट करके आगे जो है इसको डिस्पोज करना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये देखा है कहीं पाकिस्तान में, कहीं देखा, मैं हैरान भी हुई थी। इट्स समवेयर बट आई डोंट रिमेंबर, वेरी रेयर बट मैंने मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन देखा जरूर है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि वो तो ठीक है इस्तेमाल करने की, ये एक जो चीज होती है कि हम बहुत है ना ज्यादा कलेक्शन जमा करते जाते हैं, इतने कपड़े, इतने जूते, बगैर तो शॉपिंग करते जाते हैं क्योंकि हमें शॉपिंग का क्रेज है ना। आप देखती हैं हमारी कॉम को, कोई भी काम है जाएंगे शॉपिंग पे चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतना ले ना, जब आपको आपकी डिमांड नहीं होगी, जब आपको इतना जरूरत नहीं होगा, तो वो पीछे जो है वो आपको, वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको नहीं भेजेगा। यहाँ डिमांड ही बढ़ जाती है, वो कहते हैं चले जी, फिर आप उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझती हूँ कि हमें इतनी शॉपिंग, इतनी चीजें खरीदनी ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल लिमिटेड आपने यूज करना चाहिए। जो चीजें आप दोबारा पहन सकते हो या रीयूज कर सकते हो, वो चीजें जो है आप लिमिटेड लो। और जहाँ पे वाकई आप खाने की चीज है या जो डेफिनेटली खत्म हो रही है, तो वो आप लो, उसमें आप जो है जितना जमा कर सकते हो, जितना ले सकते हो। बट जहां पर आप वाकई इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो, तो आपको मिनिमाइज करना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप जिस तरह से बहनों के साथ भी होती हैं, अब ये आपका सब्जेक्ट है, बाकी बहनों को तो नहीं है, तो घर पे भी इसका कोई रोप वगैरह रहता है इस चीज को, नहीं इसको वैसे नहीं वैसे करना है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम बड़ी बहन हूँ तो कुछ ना कुछ सिखाना तो पड़ता ही है और सिखाना जरूरी भी है और सिखाती रहती भी हूँ कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन अच्छी चीज है कि ऑलरेडी अवेयरनेस हमारे घर पे है। इट्स नॉट कि मुझे करना पड़ता है, ये सब लोगों को ऑलरेडी इनबिल्ट है कि वी नो कि हमें कितना यूज करना है, पैसे कितना खर्च करने हैं, पैसे और कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ खर्चा नहीं करना है। तो ये एवरीबॉडी हैज दिस आइडिया ऑलरेडी, तरबियत का हिस्सा तरबियत। अच्छा अर्शा, क्योंकि माशाल्लाह से अभी अब आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, छोटी सी एज से कर रही हैं और काफी एनजीओ के साथ काम किया। मैं, ये मेरी सोच है, मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज होती है फिर आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आप जब से स्टूडेंट है माशाल्लाह काम ही कर रही हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है एज फैक्टर इन दैट सेंस, क्योंकि आपके काफी मेच्योर और बड़े सीनियर लेवल के लोग होते हैं। फिर हमारे यहाँ थोड़ी सी सोच का मसला है, कुछ वही बोलते हैं जैसे जनरेशन गैप का भी आप कह सकते हैं, थोड़े से समझने में भी अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे ये भी होता है कि जब आप जितने छोटे एज के हिसाब से, तो कहते हैं अभी तो आपने देखा क्या, अभी आपको तो बहुत लर्न करना है। तो कभी कभी इस तरह का कोई मसला रहा, कोई इशू रहा, या आपने डेफिनेटली इंसान अपने काम से तो फिर आखिर में एट द एंड मनवा ही लेता है इस काम को? जब छोटी उम्र से काम कर रही थी तो जब स्टार्ट किया था तो मुझे तो पहले ही पता था कि यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि इस वक्त मुझे कोई पेड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो पहले ही मैंने कहा अच्छा ठीक है, लोगों से सब सुन लिया कि अभी तो तुम्हें स्किल्स बिल्ड करनी है। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया और मैंने सारा फोकस अपना वॉलंटरी काम पे रखा। मेरा सारा काम ही वॉलंटरी रहा है और उसके बाद मैं जो है करती रही काम सारा। पहले तो रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो रिसर्च क्लाइमेट फोकस्ड एनजीओज में मैंने काम किया, मल्टीपल क्लाइमेट एनजीओज में काम किया और उसकी भी मैं रिसर्च टीम में थी। जब मैं रिसर्च में गई तो भी मैं रिसर्च मेंबर थी और मैंने जो है अब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि अच्छा कैसे हो रहा है काम, क्या करना है। वहाँ पे मैंने पॉलिसी ड्राफ्टिंग, डेटा गैदरिंग, लिटरेचर रिव्यू, इस तरह की चीज़ें जो है, स्टेक होल्डर मैपिंग कि आपने क्या करना है, और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे होते थे। तो हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम लोगों को छोटा छोटा जो है टास्क दे देते थे और हम लोगों को वो काम करना होता था। तो उस वक्त ये होता था कि वो हम लोगों को जो गाइड करते थे हम उनको हिसाब से चलते थे, हम ना इधर जाते थे ना उधर जाते थे, क्योंकि वैसे भी वी वर अवेयर कि यार अभी तो हम वाकई छोटे हैं, तो हमें हमारी लर्निंग की एज है, तो हमें सीखना ही है
और सीखने के लिए कर भी रहे थे। उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअली जब एक्सपीरियंस आ गया तो फिर थोड़ा सा इतना मौका मिल गया कि रिसर्च की टीम के को लीड भी कर लिया, छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड किया, बट अगेन वॉलंटरी सारा काम किया। वेरी नाइस। कोई अच्छा, भी जो है वो नहीं आपकी अच्छी बात ये है कि आप अच्छी लिसनर भी हैं, आपने सब्र के साथ काम किया और आपने सुना। ये भी छोटों की बहुत अच्छी बात होती है कि बड़ों को सुना और आपने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे सब पता। ये भी लर्निंग का बड़ा जबरदस्त एक गुर होता है वैसे। अब आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप काम कर भी रही हैं और हमारी यूथ भी आपको देख रही है, हमारे व्यूअर्स भी, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? यूथ जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ इस वक्त लेकर आ रही है, और यूथ जो है बहुत इन्वॉल्व्ड है सोशल प्रोटेक्शन में इस वक्त। तो डेफिनेटली जो उनके अंदर पोटेंशियल है वो तो हर कोई देख सकता है। अब यूथ को मैं ये पैगाम दूंगी कि जो काम आप कर रहे हैं प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। और रही बात हमारी अथॉरिटीज से जो इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप देना चाहिए, वो मैं उनकी उसके लिए डिमांड करूंगी कि यूथ को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप दी जाए, ताकि वो जो काम कर रही हैं उनके लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच आशा आपके वर्क के लिए, एंड वी विश यू गुड लक। आप इसी तरह से काम करती रहें और वंस अगेन आपके पेरेंट्स को भी क्रेडिट जाता है, और मुझे डेफिनेटली आपके पेरेंट्स तो यहाँ पे उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इस पैगाम के तवज्जो से दीगर पेरेंट्स को भी कहते हैं कि प्लीज़ अपनी बच्चों को अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें, और वो कॉन्फिडेंस तालीम से ही आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी आयशा सईद। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और मुझे आयशा की एक बहुत अच्छी बात ये लगी है कि आमतौर पर बच्चे शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि आज काम करें, कल बहुत सारे पैसे डॉलर सब आ जाए। ऐसा नहीं होता। इन्होंने जब अपनी जर्नी का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा वो पेड नहीं थी, वो पहले वॉलंटरीली काम करती थी, फिर उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, और फिर वो तब जाके अब डेफिनेटली अब वो एक जगह पे काम भी कर रही हैं। तो इस तरह से इंसान को लाइफ में मिलता है, क्योंकि आप ये सोचना अपनाएं कि ये सब चाहिए, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, और आशा ने कहा कि नियत अच्छी होनी चाहिए, तो सब मिल जाता है। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।